नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। तमिलनाडु में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, मुकाबला उतना ही दिलचस्प होता जा रहा है। सत्ताधारी डीएमके ने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए खास इलाथरासी कूपन योजना का ऐलान किया है। इसके तहत महिलाओं को 8,000 रुपए का कूपन दिया जाएगा। इसका फायदा सूबे की उन महिलाओं को मिलेगा जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती हैं। इसी तरह एआईएडीएमके ने सरकार बनने पर रेफ्रिजरेटर देने का वादा किया है। मतलब फ्रीबीज योजनाओं के सहारे तमिलनाडु में सत्ता हासिल करने की जुगत चल रही है। ये तमिल राजनीति का आजमाया हुआ फार्मूला है जो अब देश के हर राज्य के चुनाव में दिखाई देता है। तमिलनाडु में डीएमके अपनी सत्ता बचाने के लिए एआईएडीएमके को बीजेपी का मोहरा साबित करने में तुली हुई है। लोगों को डर दिखा रही है कि अगर एआईएडीएमके सत्ता में लौटी तो इसका मतलब होगा बीजेपी की एंट्री। हालांकि दोनों ही पार्टियां द्रविड़ अस्मिता की राजनीति करती हैं। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार विजय थलापति बीजेपी को अपना वैचारिक विरोधी मानते हैं तो डीएमके को राजनीतिक विरोधी। विजय की टीवीके ने तमिलनाडु विधानसभा की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। माना जा रहा है कि टीवीके का प्रभाव खास तौर से शहरी इलाकों में है। चेन्नई की सभी सीटों पर टीवीके की मौजूदगी का असर दिख सकता है, जो दशकों से डीएमके के अभेद चुनावी किले की तरह रहा है। ऐसे में हिसाब लगाया जा रहा है कि चुनावी अखाड़े में टीवीके की मौजूदगी से किसे कितना फायदा या नुकसान हो सकता है। कल मैं आपको बता चुकी हूं कि कैसे द्रविड़ आंदोलन से तमिलनाडु की सियासी धारा निकली। ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ दलित और पिछड़ी जातियां कैसे एकजुट हुई। हिंदी विरोध ने किस तरह से डीएमके के लिए जमीन तैयार की। एमजी रामचंद्रन की मौत के बाद उनकी पार्टी में कब्जे के लिए किस तरह का भीषण संघर्ष हुआ और जयललिता सब पर भारी पड़ी। आज बात तमिल पॉलिटिक्स में जयललिता और करुणानिधि का दौर खत्म होने की। आज बात जयललिता और करुणानिधि के बाद की राजनीति की। आज बात 2026 में सूबे के सियासी मिजाज और समीकरणों की। आज समझने की कोशिश करेंगे कि क्या द्रविड़ राजनीति के सबसे मजबूत किले में भगवा ब्रिगेड सेंध लगाएगी। क्या तमिल पॉलिटिक्स अब भी पुराने ढर्रे पर चल रही है या उसमें कोई बदलाव आया है। मुख्यमंत्री स्टालिन अपना किला बचाने के लिए किस फॉर्मूले पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। बीजेपी तमिलनाडु को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट है। ऐसे सभी सुलगते सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम तमिल राजनीति के तिलिस्म में। जयललिता ने तमिल राजनीति के मूल तत्वों या कहें विचारों में जरा भी मिलावट की कोशिश नहीं की। वो भले ही चमक दमक वाले सिनेमा की दुनिया से सियासत में आई थी, पर लोगों के दिलों पर राज करने की हर अदा उन्हें अच्छी तरह आती थी। इसलिए उन्होंने गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई। 2013 में गरीबों के लिए अम्मा कैंटीन, जहां 5 रुपए में भरपेट खाना मिलता था। अम्मा हेल्थ चेकअप से लेकर अम्मा फार्मेसी तक शुरू किया। अम्मा टीवी, अम्मा सीमेंट, अम्मा मैरिज हॉल्स, अम्मा कॉल सेंटर की शुरुआत हुई। उन्होंने दूसरी पार्टियों को भी मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर लोगों के दिलों पर राज करने वाली राजनीतिक राह दिखाई। उधर करुणानिधि की पार्टी डीएमके यूपीए के जहाज पर सवार थी। मनमोहन सरकार में शामिल डीएमके के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। 2014 में जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के केस में 4 साल जेल की सजा हुई। उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और जेल जाना पड़ा। उसके बाद ओ पन्नीर सेल्वम को सूबे की कमान मिली। 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद एआईएडीएमके को तमिलनाडु में दोबारा सरकार बनाने का मौका मिला। जब जयललिता अस्पताल में भर्ती हुई तब भी उन्होंने पन्नीर सेल्वम पर ही भरोसा जताया, पर 2016 में उनके निधन के बाद एआईएडीएमके में वर्चस्व की लड़ाई सड़कों पर आ गई और बीजेपी अपने लिए नए सिरे से संभावनाएं तलाशने लगी।
जयललिता के निधन के बाद उनकी सियासी विरासत संभालने को लेकर जंग शुरू हो गई। एक और तब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे ओ पनीरसेल्वम थे, जो कभी जयललिता के सबसे करीबियों में से एक थे, जिन्हें सियासी गलियारों में ओपीएस के नाम से जाना जाता था। दूसरी ओर एडप्पाडी के पलनीस्वामी यानी ईपीएस थे, जो पनीरसेल्वम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। एआईएडीएमके में दो फाड़ हो गया, एक गुट ओपीएस, दूसरा ईपीएस। पार्टी में मची खींचतान का फायदा उठाने की कोशिश की कभी जयललिता के करीबियों में से एक रही शशिकला ने। उन्होंने खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की तैयारी कर ली। राज्यपाल के न्योते का इंतजार था, लेकिन 2 दशक पुराने भ्रष्टाचार के एक मामले में शशिकला को जेल जाना पड़ा। ऐसे में उन्होंने अपने भरोसेमंद पलानीस्वामी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया, इस सोच के साथ कि भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पलानीस्वामी होंगे, लेकिन हुकूमत उनके इशारे पर चलेगी। जयललिता का निधन 2016 में हुआ और उसके बाद ही तुरंत बाद ही पार्टी में गुटबाजी शुरू हो गई और एक नहीं, दो नहीं, 3 गुट जो है बन गए। एक ई पलनीस्वामी का गुट बना और एक ओ पनीरसेल्वम का गुट बना, जो ईपीएस और ओपीएस के नाम से ज्यादातर जाने जाते हैं। और तीसरा गुट जो है शशिकला जी का था, जो जयललिता जी की अच्छी मित्र थी और उनको वो भी पार्टी में उनको भी मतलब जिम्मेदारी एक प्रकार से दिया गया था, बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। राजनीति के चतुर खिलाड़ी पलानीस्वामी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही अपने हिसाब से फैसले लेना शुरू किया। उन्होंने भीतर खाने पनीरसेल्वम से भी समझौता कर लिया। शशिकला ने इसे अपने साथ धोखा माना। पलानीस्वामी ने गोटियां ऐसे बिठाई कि शशिकला और उनके भतीजे टीटीवी दीनाकरन को एआईएडीएमके में अपने लिए कोई उम्मीद नहीं दिखी। दीनाकरन ने अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम नाम से नई पार्टी बना ली। फाइनली 3 गुट जब बने तो उसमें कौन है उत्तराधिकारी, उस पे भी सवाल उठा। कोर्ट में गए, कोर्ट्स ने ईपीएस के ही फेवर में फैसला जो है सुनाया और ओपीएस पार्टी छोड़ के जो है चले गए। उसके बाद शशिकला जी भी पार्टी छोड़ के चली गई और उन्होंने अपना एक पार्टी बनाया एएमएम के नाम से, और उसमें अपने भांजे को भी साथ में ले गए। बीजेपी basically try to use that to get entry into Tamil Nadu's place where ADMK was disintegrating. There is a space. That is how BJP ऐसी कोशिश किया तमिलनाडु पॉलिटिक्स में अपना जगह बनाने के लिए। तमिलनाडु की सियासी जमीन में बीजेपी ने खाद पानी मिलाना शुरू कर दिया। एआईएडीएमके के नेताओं के साथ बीजेपी नेताओं की केमिस्ट्री बेहतर होने लगी। दूसरी ओर बढ़ती उम्र के साथ के करुणानिधि की सेहत लगातार गिरती जा रही थी। डीएमके में उनकी विरासत संभालने को लेकर शीत युद्ध चल रहा था। 7 अगस्त 2018 को करुणानिधि ने आखिरी सांस ली। उनकी सियासी विरासत मिली एमके स्टालिन को। उन्होंने ये मुकाम हासिल किया अपने सौतेले भाई एमके अलागिरी को पछाड़कर। अब चुनावों में स्टालिन को खुद को साबित करना था। 2019 में लोकसभा चुनाव की घंटी बजी। स्टालिन की अगुवाई वाले सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस यानी एसपीए ने 39 में से 38 सीटें जीत ली। एनडीए के खाते में आई सिर्फ 1 सीट। बीजेपी को मिले करीब 3.5% वोट। बीजेपी तेजी से तमिलनाडु में अपने वोट की जमीन मजबूत करने के मिशन में जुट गई। जयललिता के निधन के 2 साल बाद तमिल राजनीति के कलांगार करुणानिधि भी इस दुनिया से अलविदा हो गए। उनके पुत्र एमके स्टालिन ने मोर्चा संभाला। साल 2021 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हुआ और डीएमके की सत्ता में वापसी हुई। ये स्टालिन के काम करने का स्टाइल है, जिसमें एक ओर वो एआईएडीएमके पर प्रचंड प्रहार करते हैं, दूसरी ओर बीजेपी को भी लपेटने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। स्टालिन बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र पर हिंदी थोपने, हिंदुत्व विचारधारा फैलाने और केंद्रीय फंड रोकने का आरोप जड़ते रहे हैं। सूबे की घटती आबादी को देखते हुए स्टालिन ने लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की है। उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन सूबे में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं।
इस साल फरवरी के दूसरे हफ्ते में तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं को लुभाने के लिए राज्य की 1,31,00,000 महिलाओं के खाते में 5,000 रुपए जमा किए। बाद में सीएम स्टालिन ने बताया कि ये रुपए कलंगार मगलीर उरिमाई थिट्टम योजना के तहत महिलाओं के खाते में डाले गए हैं। सूबे की 234 सीटों में से स्टालिन ने 200 प्लस जीतने का टारगेट रखा है, जिसके लिए गठबंधन भी किया गया है, जिसमें कांग्रेस, डीएमडीके, वीसीके, लेफ्ट और एमडीएमके जैसे पार्टियां शामिल हैं। எவ்வளவு கூப்பன் தர போறோம்? 8,000 ரூபாய்க்கு கூப்பன். இந்த கூப்பனை வச்சு உங்களுக்கு தேவைப்படுகிற வெல்வோம் ஒன்றாக, வெல்வோம் ஒன்றாக, வெல்வோம் ஒன்றாக। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन अच्छी तरह जानते हैं कि मुकाबला कितना कड़ा है, एक एक वोट कितना अहम है। ऐसे में स्टैलिन ने तमिल राजनीति का सबसे भरोसेमंद फॉर्मूला फिर आजमाया। उन्होंने केंद्र सरकार की 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर सवाल उठाया और इसे हिंदी थोपने का प्लान बताया। वो अच्छी तरह जानते हैं कि तमिलनाडु के लोग भाषा के मुद्दे पर कितना संजीदा है। डीएमके का एक ही मुद्दा है, तमिल नेशनलिज्म, तमिल भाषा, तमिल संस्कार, तमिल सिविलाइजेशन, ये इस मुद्दों को लेकर के और डेवलपमेंट के बारे में कोई पार्टी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है और एम्फसाइज नहीं कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह तमिलनाडु में बीजेपी का विस्तार हुआ है, उसमें स्टैलिन शायद एआईएडीएमके से बड़ा खतरा बीजेपी से महसूस कर रहे हैं। सीएम स्टैलिन के निशाने पर एआईएडीएमके से अधिक बीजेपी रही। उनके बेटे और उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टैलिन सनातन धर्म को लेकर कुछ साल पहले एक विवादित बयान दे चुके। तमिलनाडु की सत्ता में दोबारा वापसी के लिए स्टैलिन खासतौर से 4 रणनीति के साथ बढ़ रहे हैं। पहली, गठबंधन, दूसरा, चुनावी वादे, तीसरा, एआईएडीएमके को बीजेपी का मोहरा साबित करना, चौथा, तमिल राजनीति के मूल मुद्दों को आगे रखना यानी हिंदी विरोध। राजनीति के चतुर खिलाड़ी स्टैलिन को अंदाजा है कि वोटों के कटने से पूरा सत्ता समीकरण बिगड़ सकता है। ऐसे में सूबे की 234 में से 164 सीटों पर डीएमके के सिंबल से उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस 28, डीएमडीके 10, वीसीके 8, सीपीआई 5, सीपीएम 5 और एमडीएमके 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस गठबंधन में कई दूसरी छोटी पार्टियां भी हैं जिन्हें 10 सीटें दी गई। मतलब डीएमके ने गठबंधन साझेदारों के लिए 70 सीटें छोड़ने जैसा बड़ा फैसला लिया। दरअसल एमके स्टैलिन गठबंधन सहयोगियों के चुंबक से सूबे के हर समुदाय के वोट को एसपीए के पाले में लाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। डीएमके जो है अच्छी पोजीशन में है। उन्होंने एक सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस का गठन किया है जिसमें करीब 26 पार्टियां हैं और वो सबसे ज्यादा सीट्स पे जो है लड़ रहे हैं। और इस 26 पार्टियों में कांग्रेस भी शामिल है, वामपंथी पार्टियां भी शामिल है, सीपीआई और सीपीएम और अन्य छोटे छोटे पार्टियां और हैं शामिल इसमें। तो करीब मैंने कहा 26 पार्टियां हैं। तो इनका अलायंस जो है एआईडीएमके के कंपैरिजन में काफी बड़ा है और एक प्रकार से थोड़ा सा ताकतवर भी अगर हम कह लें अभी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का क्या इम्पैक्ट होगा ये हम नहीं कह सकते हैं। एमके स्टैलिन ने सत्ता में दोबारा वापसी के लिए वादों की झड़ी लगा दी। डीएमके ने अपने घोषणा पत्र में 525 वादे किए, जिसमें इनकम टैक्स नहीं देने वाली महिलाओं को जरूरी घरेलू सामान खरीदने के लिए 8,000 रुपए का कूपन देने का वादा किया गया। तो महिलाओं को हर महीने दी जाने वाली 1,000 रुपए की मदद को डबल यानी 2,000 करने का वादा भी किया गया। माना जा रहा है कि डीएमके ने बहुत चतुराई से सूबे की महिला वोटरों को साधने का दांव चलाया।
स्टालिन फादर करुणानिधि का टाइम में भी विमेन वोटर्स पे बहुत जोर दिया था। वो अभी भी स्टालिन भी अभी ऐसे ही इस पे वेल थ्रू डिफरेंट स्कीम्स एंड ऑल स्टालिन आल्सो ट्राइंग टू come back to power with his welfare politics. मुख्यमंत्री एम के स्टालिन अटैक इज बेस्ट डिफेंस की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। वो बीजेपी पर लगातार प्रचंड प्रहार करते रहे। स्टालिन महंगाई से लेकर एलपीजी सिलेंडरों की कमी के लिए केंद्र की एनडीए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो मोदी सरकार पर केंद्रीय फंड रोकने का भी आरोप लगाते। डीएमके की रणनीति एआईएडीएमके को बीजेपी का मोहरा साबित करने की है। वहीं हिंदुत्ववादी बीजेपी द्वारा बैक सीट ड्राइविंग का भय दिखाकर एआईएडीएमके पर प्रचंड प्रहार, सूबे के अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने की कोशिश मानी जा रही। आज की तारीख में डीएमके बदली रणनीति के दम पर एआईएडीएमके की द्रविड़ साख को भी चुनौती देती दिख रही है। वहीं तमिल अस्मिता बनाम दिल्ली प्रभाव के मुद्दे को आगे कर विपक्षी पार्टियों के वोट में सेंधमारी का दाव आजमा रही। मुख्यमंत्री स्टालिन का द्रविडियन मॉडल तमिलनाडु की सियासत में डीएमके को मजबूती दे रहा है। उनकी सरकार की योजनाएं मसलन महिलाओं के खाते में कैश ट्रांसफर, महिलाओं के लिए बस में मुफ्त सफर जैसी योजनाएं डीएमके की वोट की जमीन को सींच रही हैं। डीएमके ने महिलाओं के लिए 8,000 रुपए के कूपन का भी ऐलान किया है, जिससे वो कुछ भी खरीदारी कर सकती हैं। वहीं एआईएडीएमके भी गठबंधन के सहारे सत्ता में वापसी की कोशिश करती दिख रहा है। एआईडीएमके के ईके पलानी स्वामी यानी ईपीएस के साथ बीजेपी मजबूती से खड़ी है। अन्ना द्रमुक की अगुवाई वाले गठबंधन में बीजेपी को 27, पीएमके को 18 सीटें दी गई हैं। इस गठबंधन में कुछ और दल भी शामिल हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 11% तक पहुंच गया था। बीजेपी उन्हीं क्षेत्रों पर खास तौर से फोकस कर रही है जहां उसका आधार मजबूत हुआ है। திட்டமிட்டதில் ஸ்டாலின் தமிழ்நாட்டுக்கு டெல்லிக்கு தேர்தல் எங்க நடக்குது? Tamil Nadu government has never been repeated by the people of Tamil Nadu. बीजेपी रणनीतिकारों को लगता है कि सूबे की एमके स्टालिन सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। ऐसे में एमके स्टालिन सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की लगातार कोशिश हो रही। Every member of the Stalin family, Thiru M.K. Stalin, Thiru Udayanidhi Stalin, Kanimozhi, Thiru Satishan, they all have their hands muddied in this saga of loot and bad governance that the people of Tamil Nadu are suffering. बीजेपी रणनीतिकारों को लगता है कि एआईएडीएमके के साथ गठबंधन की वजह से पलड़ा एनडीए का भारी है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके को 20.7% तो बीजेपी को 11.4% वोट मिले। बीजेपी के वोट में भारी उछाल आया। बीजेपी ने जिस तरह से तमिलनाडु की सियासी जमीन में कमल के लिए खाद पानी मिलाया, उसका नतीजा ये है कि हिंदी पट्टी की पार्टी मानी जाने वाली बीजेपी ने सूबे के शहरी, खास तौर से कोयम्बटूर, चेन्नई, मदुरई के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पकड़ मजबूत की। दक्षिणी तमिलनाडु के कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी और विरुधुनगर जैसे जिलों में हिंदू वोट का कुछ हिस्सा बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। पश्चिमी तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुपुर, इरोड, नमक्कल, करूर, सलीम जिले में भी खास समुदाय के वोट पर बीजेपी फोकस कर रही है। रामनाथपुरम, वेल्लोर और कुड्डालोर में भी बीजेपी को अपने लिए संभावना दिख रही है। जैसे कि है ना, हमें पता है जैसे बीजेपी का इवन मोदी जी का जो पॉपुलैरिटी है उतना नहीं है तमिलनाडु में जितना दूसरे राज्यों में है।
तो फिर भी बीजेपी का एक ही है जो पॉपुलैरिटी मोदी जी के कुछ कुछ जगह में है, वो बीजेपी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ भी है। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जहां 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, वहीं इस बार 27 सीटों पर बीजेपी के सिंबल से उम्मीदवार मैदान में। बीजेपी रणनीतिकार तमिल राजनीति के मिजाज को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए चेन्नई में पलानीस्वामी ड्राइविंग सीट पर है। बीजेपी ने पलानीस्वामी को खुश रखने के लिए अपने नेता अन्नामलाई को किनारे बिठाने में भी देर नहीं की। बीजेपी में भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है। उनके जो स्टेट प्रेसिडेंट थे अन्नामलाई, उनको उन्होंने हटा दिया और किसी और को उन्होंने नियुक्त किया। और अन्नामलाई अभी इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो काफी पब्लिक स्टेटमेंट्स तो किसी प्रकार से दे ही रहे हैं। और तो इसमें भी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है बीजेपी स्टेट यूनिट में, क्योंकि उनका भी एक सपोर्ट बेस तो रहा ही होगा। इसी कारणवश वो स्टेट प्रेसिडेंट बनाए गए थे, लेकिन उनका इस प्रकार से हटा देना और किसी और को नियुक्त करना, तो ये सब चीजें भी मतलब जनता तो देख ही रही है। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब पार्टी में कुल मिला के ईपीएस में एआईडीएमके में तो गुटबाजी है ही, अंदरूनी गुटबाजी अभी तक खत्म नहीं हुई है। और उसके साथ साथ बीजेपी में भी थोड़ा बहुत गुटबाजी है स्टेट यूनिट में। पिछले कई दशकों से तमिलनाडु में सत्ता डीएमके और एआईएडीएमके के बीच आती जाती रही। दोनों पार्टियों के विचारधारा में कोई खास फर्क नहीं है। एआईएडीएमके का ग्रामीण और मध्यवर्गीय वोटरों में पकड़ मानी जाती है। गरीब और मध्यम वर्गीय वोटरों को लुभाने के लिए पलानीस्वामी ने वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो चावल राशन धारकों को मुफ्त में रेफ्रिजरेटर दिया जाएगा। डीएमके सरकार महिलाओं को 1000 रुपए देती है, वो इसे बढ़ाकर डबल यानी 2000 कर देंगे। एआईएडीएमके की सरकार बनने पर पुरुषों को भी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। पश्चिमी तमिलनाडु को एआईएडीएमके का गढ़ माना जाता है। इस क्षेत्र में पलानीस्वामी का प्रभाव ज्यादा है। छोटे शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी एआईएडीएमके की पकड़ मजबूत मानी जाती है। दक्षिणी हिस्से में बीजेपी से गठबंधन की वजह से एनडीए को अपना पलड़ा मजबूत लग रहा है, लेकिन तमिलनाडु के लोग किस सोच और मुद्दे पर ईवीएम का बटन दबाएंगे, इसे लगातार डिकोड करने की कोशिशों में चुनावी अखाड़े के महारथी जुटे हैं। तमिलनाडु में बीजेपी के कॉन्फिडेंस बढ़ने की 3 बड़ी वजह है। पहली, तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहते अन्नामलाई ने पदयात्रा की थी। अपने खास अंदाज और आक्रामक तेवरों के जरिए युवाओं को बीजेपी से जोड़ा। फिलहाल तमिलनाडु बीजेपी की कमान नयनार नागेंद्रन के हाथों में है, जो जयललिता और ओ पन्नीरसेल्वम की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। नागेंद्र एआईएडीएमके से बीजेपी में आए हैं। बीजेपी रणनीतिकार अच्छी तरह जानते हैं कि नागेंद्रन का कब, कहां और किस तरह का इस्तेमाल करना है। दूसरी, बीजेपी के बड़े नेताओं की सोच है कि इस बार चुनाव में डीएमके के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, इसलिए बीजेपी नेताओं ने स्टालिन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे को जमकर उठाया है। तीसरी, पीएमके और एएमएमके जैसे दलों को गठबंधन की छतरी तले लाने की वजह से सूबे के पिछड़े वोट बैंक के एनडीए में शिफ्ट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पश्चिमी और दक्षिणी तमिलनाडु में बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जा रही है। तमिलनाडु चुनाव में जीत हार तय करने में एक और बड़ा फैक्टर काम करता है, वो है कम वोटों का अंतर। 2 से 3% वोटों के अंतर से ही बड़ा खेल हो जाता है। ऐसे में एक्टर विजय थलापति की पार्टी टीवीके की एंट्री ने तमिलनाडु के समीकरणों को उलझा दिया है। विजय की पार्टी को चुनाव चिन्ह के तौर पर सीटी मिली है, जो अकेले सूबे की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक्टर से राजनेता बने विजय अपने बड़े युवा फैन बेस और एंटी एस्टैब्लिशमेंट इमेज पर भरोसा कर रहे हैं। वो डीएमके और बीजेपी दोनों को अपना विरोधी बता चुके हैं। साउथ के सुपरस्टार विजय थलापति की चुनावी सभाओं में लोगों की भारी भीड़ जुड़ रही है। उनकी नई नवेली तमिलगा वेट्री कजगम यानी टीवीके ने तमिलनाडु विधानसभा की सभी 234 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। विजय थलापति खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं।
अब सवाल उठ रहा है कि क्या विजय थलापति की टीवीके तमिल राजनीति की पारंपरिक पार्टियों यानी डीएमके और एआईएडीएमके को सीधी टक्कर दे रही है? क्या विजय थलापति को तमिलनाडु के लोग उसी तरह लेंगे जैसे कभी एमजी रामचंद्रन या जयललिता को लिया? ऐसा है कि टीवीके की जो एंट्री हुई है, हाँ वो एक नई बात है, वो एक नई पार्टी है और नया फोर्स है, लेकिन जहाँ तक जितने एक्सपर्ट्स का कहना है, जितने 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 इलेक्शन विशेषज्ञों का कहना है, उसमें यही है कि टीवीके इतना कुछ अपना इम्प्रिंट नहीं बना पाएगी और ये भी हो सकता है कि विजय खुद भी अपना सीट हार जाए। वो थोड़ा बहुत थर्ड फ्रंट बनेगा, लेकिन थर्ड फ्रंट बन करके थर्ड ही आएगा, थर्ड पोजीशन में आ जाएगा। थर्ड फ्रंट थर्ड पोजीशन, मैं यही कहूँगा। अभी डीएमके सेकंड, एडीएमके थर्ड, टीवीके। विजय थलापति भी तमिलनाडु के वोटरों को लुभाने के लिए ठीक उसी रास्ते आगे बढ़ते दिख रहे हैं जो एआईएडीएमके और डीएमके का रहा। टीवीके की सरकार बनने पर हर परिवार को साल में 6 मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने और महिला, बच्चों और बुजुर्गों के लिए अलग विभाग बनाने का वादा करते हैं। माना जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में विजय थलापति का प्रभाव दिख सकता है। टीवीके की नजर खास तौर से चेन्नई पर है, जहां डीएमके की पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है। 2021 के चुनाव में चेन्नई के सभी 16 सीटों पर डीएमके गठबंधन जीता। तमिल राजनीति का एक मिजाज ये भी है कि ज्यादातर सीटों पर जीत हार का फैसला कम वोटों से होता है। ऐसे में हर विधानसभा सीट पर टीवीके उम्मीदवारों की मौजूदगी सत्ता समीकरण बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा सकती। ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि टीवीके के अकेले मैदान में उतरने से कुछ वोट मिलने के चांस तो बन रहे हैं, लेकिन वो सीटों में कितना तब्दील होगा, भविष्यवाणी करना मुश्किल है। तमिल राजनीति में विजय की एंट्री की तुलना एमजी रामचंद्रन से भी की जा रही है। इतिहास गवाह है कि एमजीआर ने 2 दशक के राजनीतिक अनुभव के बाद करुणानिधि के शासन को चुनौती दी और पार्टी बनाई। दूसरी ओर एक्टर से लीडर बने विजय का राजनीतिक अनुभव अभी बहुत कम है। विजय पॉपुलैरिटी इज देयर, लेकिन विजय के साथ कौन है? और कोई नेता को किसी को जानता नहीं है। विजय अभी 2 से लड़ रहे हैं, लेकिन विजय के साथ जो है वो भी है ना एक बंदा ऐसे, इट इज नॉट ए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और समथिंग, इसलिए ये विजय का कमी है। लेकिन इफ विजय और एडीएम के साथ में आते तो जरूर विजय का ये वो जो कॉम्बिनेशन वुड हैव बीन रियली ए सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन। फिल्म स्टार रजनीकांत और कमल हासन ने भी राजनीति में हाथ आजमाया, लेकिन बेअसर रहे। हालांकि एक सच ये भी है कि रजनीकांत और कमल हासन ने करियर के ढलान के दौर में सियासत का रास्ता चुना। दूसरी ओर विजय थलापति ने ऐसे समय में एंट्री ली है जब उनका सिनेमा में करियर बुलंदियों के आसमान पर है। विजय की चुनावी सभाओं में जुटने वाली भीड़ अगर वोट में तब्दील हो गई तो तमिलनाडु में एक नया समीकरण सामने आ सकता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या विजय थलापति तमिल पॉलिटिक्स में दूसरे एमजीआर बनेंगे या फिर कमल हासन और रजनीकांत की तरह चुनावी राजनीति में फ्लॉप हो जाएंगे। सवाल ये भी है कि क्या विजय की पार्टी चेन्नई में डीएमके का खेल खराब करेगी। सवाल ये भी है कि क्या विजय की टीवीके ने अकेले चुनाव में उतरकर बड़ी गलती कर दी है। क्या विजय थलापति ने चुनावी नतीजों के बाद गठबंधन के लिए सभी विकल्प खुले रखे हैं। ऐसे सभी सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में हैं। डीएमके और उसके गठबंधन साझीदार बीजेपी नेतृत्व पर लगातार हमला कर रहे हैं। एआईएडीएमके को बीजेपी का मोहरा साबित करने पर तुले हैं, जिससे द्रविड़ वोटों की गोलबंदी की जा सके। द्रविडियन राजनीति के गढ़ तमिलनाडु पर भी बीजेपी की बाज की तरह नजर है और एआईएडीएमके के गठबंधन के सहारे तमिलनाडु की सत्ता में एंट्री के खिड़की दरवाजे खोलती दिख रही है। बीजेपी आर्थिक उदारीकरण, विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे रखते हुए खुद को एक ऐसी पार्टी के तौर पर पेश कर रही है जो तमिल इतिहास और गौरव का सम्मान करती है। तमिलनाडु में अब की बार सत्ता की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। ऐसे में 4 मई को नतीजों के बाद पता चलेगा कि तमिलनाडु के लोग पुराने ढर्रे की राजनीति बनाए रखना चाहते हैं
या बदलावों के लिए वोट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तमिलनाडु के नतीजे कुछ हद तक ये तय करेंगे कि भविष्य में दक्षिण भारत के राज्यों में राजनीति किस तरह का आकार लेगी। आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। निष्पक्ष खबर और चुनाव से जुड़े हर ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।